गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी की कक्षा में हम वितान से पाठ नंबर 3 आलो अंधारी के पेज नंबर 39 से पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें लेखिका ने बताया है, मेरा जेब खर्च तब थोड़ा बढ़ गया जब तातूश के छोटे लड़के अर्जुन दा के 2 बंधु भी वहीं रहने लगे। लेखिका को क्या इसमें लेखिका ने बताया है कि मुझे तब थोड़े से ज़्यादा पैसे मिलने लगे थे जब तातूश के छोटे लड़के जो अर्जुन था ना बेटा, उसके 2 बंधु भी वहीं आकर रहने लगे थे। जैसे अर्जुन दा अच्छे थे वैसे ही वो बंधु भी बहुत अच्छे थे। वो लेखिका से स्नेह रखते थे और उसके बच्चों से भी बुला बुला कर बातें करते रहते थे। उनमें से एक का नाम सुखदीप था और दूसरे का नाम रमन था। अर्जुन दा से अधिक अच्छे लेखिका को वो दोनों लगते थे। क्यों? क्योंकि अगर उन्हें कुछ चाहिए होता था तो वे लेखिका से फटाफट कह देते थे, जबकि रमन दा कैसे थे? रमन दा नहीं कहते थे। उनको किसी चीज़ की आवश्यकता भी होती तो वे नहीं मांगते थे। जब लेखिका उनके पास जाकर पूछती तो वो क्या करते, अगर लेना होता तो गर्दन हाँ के लिए सिर हिला देते थे और फिर मना करना होता तो गर्दन को हिलाकर मना कर देते थे। तो ऐसे में उसको क्या लगता कि ये जो दोनों है ना, ये मेरा ज़्यादा ध्यान रखते हैं। अब और इसमें जैसे वे मुझे अपने जैसा मानते थे और मैं भी उन्हें अपना ही समझती थी। लेखिका कहती हैं कि वे दोनों बच्चे सुखदीप और रमन मुझे अपना मानते थे और मैं भी उन्हें अपना समझती थी। उनमें से जो सुखदीप था वह कम बातें करता था, जबकि जो रमन था ना वो दूसरी तरह का था। वह अच्छे से बातचीत करता था, इस घर को भी अपना घर जैसा ही मानता था। साथ साथ वह लेखिका को काफ़ी कुछ सिखाता भी रहता था। लेखिका ने उससे कई खाने पीने की चीज़ें भी बनानी सीखी थी। अब वह लेखिका से उसके बच्चों के बारे में भी बातें करता था कि जो बच्चे होते हैं ना, छोटे होते हैं, अभी ये छोटे हैं, इनको ये शैतानी कर सकते हैं क्योंकि बड़े तो करते नहीं है शैतानी। तो तुम्हें क्या होगा, तुम्हें थोड़ा सा सावधान रहना होगा और इनकी खेलने कूदने दो, लेकिन इनकी पढ़ाई लिखाई पर भी तुम्हें नज़र रखनी है। और जब खेलने का समय हो तो खेलने देना, पढ़ने के समय इनको खेलने मत देना, नहीं तो पढ़ना लिखना सब चौपट हो जाएगा। इससे पहले रमन दा को क्या था कि मेरी कोई लड़की नहीं है। उसको क्या लगता था कि जो बेबी हालदार है ना, इसके 3 बेटे बेटे हैं। लेकिन जब लेखिका की बेटी बड़ी हुई तो वो जो कपड़े पहनने लगी या जो उसके खेलने के हाव भाव थे, तो उनसे एहसास होने लगा था रमन को कि मेरी बेटी भी है। क्यों? क्योंकि उसने एक दिन मेरी बेटी के हाथ में गुड़िया देख ली थी, गुड़िया से खेलते हुए देख लिया था। तब रमन ने तातूस से पूछा था कि क्या बेबी के कोई लड़की भी है? तो रमन दा ने तब हंसकर कहा, नहीं बेटा। इसने तातूस ने कहा कि हाँ, तुम्हें पता ही नहीं था अब तक। तो रमन दा तब हंसकर कहते हैं, तभी तो, और मैं समझ बैठा कि ये कोई लड़की बेबी का लड़का गुड़िया से खेल रहा है। अब रमन दा और सुखदीप दा दोनों घर में आ गए थे। उनके आने से क्या था, चहल पहल बढ़ गई थी। लेकिन वो चहल पहल वो जो थी ना, वो कुछ समय के लिए ही थी, क्योंकि जल्दी ही उन दोनों ने अपने कार्य पर जाना शुरू कर दिया था। और इसी बीच में क्या हुआ, लेखिका का बेटा भी लेखिका के पास से काम पर चला गया था, क्योंकि उसे एक ऐसे पेज नंबर 40 घर में तातूश ने काम दिला दिया था जहां साहब लोगों ने उसे पढ़ाने का भरोसा दिलाया था। अब जो लेखिका का बड़ा बेटा था वो भी कहाँ चला गया था, काम पर चला गया था, क्योंकि तातूश ने उसे ऐसी जगह काम दिलाया था जहां उन लोगों ने मेरे बेटे को पढ़ाने के लिए कहा था। मेरा छोटा लड़का और लड़की भी पढ़कर देर से घर लौटते, क्योंकि अब वे बड़े सरकारी स्कूल में जाने लगे थे। अब लेखिका के 3 बच्चे थे। जो उसका बड़ा बेटा था वो तो कहीं तातूश ने काम पर लगवा दिया था, और जो उसका छोटा लड़का और लड़की थे वे भी अब पढ़कर, क्योंकि बड़े हो गए थे, तो वे देर से घर लौटते थे पढ़कर। वे एक बड़े सरकारी स्कूल में जाने लगे थे। अब जो अर्जुन दा, रमन दा और सुखदीप दा, ये तीनों क्या करते थे, काम करते थे, और जैसे ही ये काम से आते तो फौरन सोने के लिए चले जाते थे।
फिर एक दिन ऐसे में तातूश ने लेखिका से कहा, तुम बच्चों को लेकर रोज पार्क में थोड़ा घूम आ सकती हो, बच्चे वहां खेलेंगे और तुम्हारा मन भी बहलेगा। अब तातूश बेबी के बारे में हर तरीके से सोचते थे, हर एंगल से सोचते थे। तो वे कहते हैं कि ऐसा करो, तुम घर में पड़े पड़े बोर हो जाती हो, तुम रोज पार्क में थोड़ा सा घूम कर आ सकती हो, वहां जाने पर तुम्हारे बच्चे खेलेंगे और तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। उनकी बात मानकर बेबी प्रतिदिन शाम को बच्चों के साथ पार्क में जाने लगी। पार्क में क्या था, बहुत सी बंगाली औरतें भी आते थे। वे वहां उन घरों के बच्चों को घुमाने लाती थी जहां वे काम करती थी। लेखिका तो अपने बच्चों को ही लेकर जाया करती, लेकिन जो बंगाली औरतें थी ना, वे क्या करती थी, वे जिन घरों में काम करती थी उनके बच्चे होते थे। फिर वे बेटा जैसे पार्क में आने जाने से उसका मिलना जुलना शुरू हो गया, तो वे कई उसके पास आ जाती और बातें पूछती, तुम बंगाली हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम यहाँ अकेली रहती हो, तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है, वह तुम्हारे साथ नहीं रहता। यानी कि वहीं से फिर से बातें होने लगी थी कि तुम अकेली क्यों रहती हो, तुम बंगाली हो, तुम्हारा घर कहाँ है, अकेली रहती हो तो तुम्हारा स्वामी कहाँ है, तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहता। वही अनाप शनाप बातें ये औरतें करने लगी थी। वहाँ कई जवान लड़के भी आते थे जो बंगाली भी होते थे, और फिर वो क्या करते बेटा, वे लेखिका से बातचीत करना चाहते और अगर मौका नहीं मिलता तो उसके बच्चों को बुलाकर उनसे बात करने लग जाते थे। और यदि लेखिका मिल जाए तो फिर तो वो उसको बात किए बिना छोड़ते ही थे। और वो किस तरीके से बातें करते थे यह लेखिका को अच्छी तरह से मालूम था, वह उनका मतलब समझ जाया करती थी। और वैसे भी तातूश ने लेखिका को समझाया था कि जब तुम घर से बाहर घूमने निकलो ना, तो अनजान लोगों से ज्यादा बातें मत किया करो। तातूश बेटा दुनियादारी का पता था तातूश को, इसीलिए उसने उसको समझाया था। अब क्या होता कि लेखिका देखती कि कई लोग तो उनसे ऐसी बातें करते थे जिनका उत्तर देने की उसकी एकदम से इच्छा नहीं होती थी। अब वो बीती पुरानी बातों को फिर से याद नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने वो बाहर नहीं निकलना चाहती थी, क्योंकि बाहर निकलते ही लोग उसके साथ बकवास करते थे, अनाप शनाप बातें करते थे। लेकिन अपने बच्चों के लिए उसे बाहर जाना पड़ता था पार्क में। एक दिन पार्क में मैंने एक लड़की को एक बच्ची के साथ देखा, उसे मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही थी। उसके साथ वहाँ कोई बातचीत नहीं करता था। अब लेखिका ने महसूस किया कि पार्क में एक लड़की आती है एक बच्ची के साथ, और लेखिका उसे लगातार देख रही थी। तो लेखिका ने देखा कि उससे वहाँ कोई भी बातें नहीं करता था। वे दोनों आती और खेल खाल कर वापस चली जाती थी। अब जब वो पार्क में आती ना वो लड़की, तो कुछ बड़े लड़के उसे देखकर आपस में हंसी मजाक करते, लेकिन वह लड़की शरीफ थी, वह किसी की तरफ देखती भी नहीं थी। वह देखने में कैसी थी, नेपालियों जैसी थी, लेकिन उस बच्ची से वह बांग्ला में बातें करती थी, जिससे मुझे लगता था कि वह बंगाली हो सकती है। पेज नंबर 41 पर लेखिका कहती हैं कि देखने में वह लड़की मुझे नेपाली जैसी लगी, लेकिन वह जब बच्ची से बातें करती थी तो बंगाली भाषा में ही करती थी। तो लेखिका को ये लगा कि वह बंगाली हो सकती है। उसकी वयस होता है उम्र, एज 20-22 की रही होगी और साफ मालूम देता था कि उसका ब्याह नहीं हुआ है। उसके देखने से लेखिका ने अंदाजा लगा लिया था कि उसकी शादी नहीं हुई है। उसे देखकर लेखिका के मन में प्यार उमड़ आता, और वो ये भी सोचती थी कि इतनी बड़ी लड़की को काम करने के लिए अकेले इतने दूर क्यों आना पड़ा। तो अब कोई भी उससे बातें नहीं करता था, वो लड़की अकेली बैठ जाती थी पार्क में आकर किसी बच्ची को साथ में लेकर, शायद अपने मकान जो उसका मालिक था उसकी बेटी को लेकर। तो बेटा एक दिन लेखिका उसको आवाज़ देकर पास बुलाती है, तो वह खुशी खुशी उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। फिर बेटा लेखिका उससे मेलजोल बढ़ा लेती है, पूछती है कि तुम क्या बंगाली हो। तो फिर बेटा उसने अपना नाम बताया, सुनीति। अब उस दिन के बाद से वे दोनों अच्छी दोस्त बन जाती हैं और दोनों प्रतिदिन पार्क में मिलने लगती हैं। और किसी दिन जब वो नहीं मिल पाती ना, तो दोनों उदास हो जाती। सुनीति के बारे में बेबी को पता चला कि बचपन में ही अपने माँ बाप को उसने खो दिया था।
जिस दिन उसका जन्म हुआ था उसी दिन उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी, और जब वह 1 साल की हुई तो उसके बाबा की यानी कि पिता की भी मृत्यु हो गई थी। उसे उसके मामा और दीदी माँ कौन, नानी ने पाल पोस कर बड़ा किया था। अब लेखिका उसके दुख दर्द का अंदाजा लगा सकती थी, क्योंकि बचपन में ही उसकी माँ का भी देहांत हो गया था। सुनीति जिस दिन अपने घर चली गई उससे एक दिन पहले पार्क में मिली थी, और तब तक यह मालूम नहीं था कि वह अगले ही दिन चली जाएगी। उसने मुझसे कहा था, तुम कल अपना पता लिख कर ले आना और मैं भी तुम्हें अपना पता दे दूंगी। पार्क में दोनों मिलने लगे थे, दोनों में अच्छा प्यार हो गया था। तो एक दिन सुनीति उससे कहती है कि तुम अपना एड्रेस मुझे दे देना, मैं तुझे अपना एड्रेस दे दूंगी। लेकिन बेटा अगले दिन से फिर वो नहीं आई थी। लेखिका ने उसे कभी भी नहीं देखा। अब लेखिका देखती है कि जिस बच्ची को लेकर सुनीति आया करती, अब वह बच्ची अपनी माँ के साथ आई है। तब लेखिका को पता लग गया था कि वह चली गई है। फिर वो ये भी अपने मन को समझाती है कि हो सकता है कि उसे मुझसे मिलने का समय न मिला हो, क्या कर सकती थी। अब जिनके यहाँ रहती थी उनके हिसाब से तो चलना था ना उसे, तो वो चली गई अपने घर पर। सुनीति के न रहने से पार्क में अब मेरा मन नहीं लगता। जैसे ही सुनीति चली गई ना, तो लेखिका का मन भी पार्क में जाने को नहीं करता था। तो उसने भी क्या किया, पार्क में जाना छोड़ दिया। अब जितना समय लेखिका पार्क में बिताया करती थी, उतना समय लेखिका ने अब पढ़ने लिखने में बिताना शुरू कर दिया। पेज नंबर 42। अब तक जितना मैं लिख चुकी थी उसे तातुश ने फोटो कॉपी करा के अपने एक बंधु के पास कोलकाता भेज दिया था। लेखिका ने लिखना शुरू कर दिया था। तो जितना वो लिख चुकी थी ना, तातुश ने क्या किया, उसकी फोटो कॉपी कराई और एक अपने जानकार के पास कोलकाता में भेज दिया। फिर बेटा एक दिन तातुश उसे कहते हैं, बेबी तुम्हारी चिट्ठी आई है। और मैं अवाक होता है हैरान होकर उनकी ओर देखती हूँ कि मेरी चिट्ठी, मुझे चिट्ठी भेजने वाला तो कोई नहीं है। तो वो कहते हैं कि हाँ तुम्हारा तो कोई नहीं है, लेकिन जो ये चिट्ठी आई है ना, ये कोलकाता से उनके एक बंधु ने भेजी है। फिर लेखिका कहती है, सुनाइए ना, देखो क्या लिखा है उन्होंने। अब तातुश ने उसे अपने पास बिठाया और फिर चिट्ठी पढ़कर सुनाने लगे। प्रिय बेबी, मैं बता नहीं सकता तुम्हारी डायरी पढ़कर मुझे कितना अच्छा लगा। मैं जानना चाहता हूँ कि इतना अच्छा लिखना तुमने कैसे सीखा। जो बंदूक की चिट्ठी आई थी उसके अंदर जो मैटर था वो क्या था कि मैं तुम्हारी डायरी पढ़कर बहुत खुश होता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने इतना अच्छा लिखना कहाँ से सीखा, कैसे सीखा। तुम्हारा लेखन उत्कृष्ट है, यानी कि सर्वोत्तम है, सबसे अच्छा है। और जो तुम्हारे तातुश है ना, उन्होंने तो सचमुच में ही एक हीरा खोज निकाला है। मैं बहुत लज्जित हूँ कि तुम्हें बांग्ला में नहीं लिख सकता। मैं बांग्ला पढ़ सकता हूँ, लिख नहीं सकता। बेटा लेखिका बांग्ला भाषा जानती थी, वह बांग्ला में ही लिखती थी। तो वे जो बंधु थे वे कहते हैं कि मैं तुम्हें बांग्ला में नहीं लिख सकता, मैं बांग्ला सिर्फ पढ़ सकता हूँ, राइटिंग मुझे नहीं आती है। और मैं जो तुम्हारे तातुश है ना, उनसे सिर्फ 1 साल बड़ा हूँ। इस वयस में भी तुम्हें चिट्ठी लिखने के लिए बांग्ला लिपि सीखने की इच्छा होती है, पर अब वह संभव नहीं। तुम कुछ किताबें पढ़ो और तातुश के पास से बांग्ला अभिधान लेकर रोज उसे पलटा करो। अभिधान क्या होता है, जैसे अपना शब्दकोश होता है ना, डिक्शनरी, उसको कहते हैं। तो कहते हैं, फिर वो बंधु उसको समझाते हैं कि तुम इनसे अपना डिक्शनरी ले लो बांग्ला और उसको पढ़ो, उसमें नए नए शब्द देखोगी, जो तुम्हारा लेखन और पठन है ना काफ़ी अच्छा हो जाएगा। यहाँ मेरे जिन जिन बंधु बांधवों ने तुम्हारी डायरी पढ़ी है वे सभी उसे चमत्कार लेखन मानते हैं। वे आगे उसकी प्रशंसा और भी करते हैं और कहते हैं कि जितने भी मेरे जानकार हैं ना, जिन्होंने भी तुम्हारी डायरी पढ़ी है, वे सब पढ़कर बहुत खुश होते हैं और हैरान भी रह जाते हैं और इसे एक चमत्कार मानते हैं। तो ये आपका पेज नंबर 40 तक की व्याख्या मैंने आपको करवा दी है।